हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू गेट एकेडमी। जैसा कि आप सभी जानते हैं कि यूपीपीएससी एई के लिए जो प्रीलिम्स में थर्मोडायनेमिक्स के क्वेश्चंस पूछने वाले हैं उसको हम यहाँ पर करने वाले हैं। ठीक है, इसका ऑलरेडी जो है 2 पार्ट हो चुका है। तो जो भी स्टूडेंट इसको नहीं देखे हैं उसको जाइए देखिए। आप देखेंगे कि इसमें बेहतरीन क्वेश्चंस मैं करा रहा हूँ आप लोगों को, और ये मेरा एक्सपीरियंस है कि इससे बाहर से आपको कुछ भी चीज़ें देखने को नहीं मिलेगी, मीन्स नहीं मिलेगी। ठीक है, तो ये प्रीलिम्स के लिए यूपीपीएससी जो बहुत ज़बरदस्त मौका है, क्योंकि अब वक्त आ गया है कि आप अपने प्रैक्टिस को जो है रिजल्ट में कन्वर्ट करने का, प्रैक्टिस को रिजल्ट में कन्वर्ट करने का मौका आ चुका है। इसको आपको ध्यान रखना है। यूपीपीएससी एई जैसा कि आप जान रहे हैं कि इसका जो कोर्स है इसको मैंने कई बार बता चुका है। जो स्टूडेंट परचेस नहीं किए हैं उसको अवाइल कीजिए। आप देखेंगे आपको सिलेबस के अकॉर्डिंग सारे कोर्सेस जो होता है अवेलेबल है एक ही बार में। तो आप जो है जो चीज़ें आपको अच्छा लगता है उसको आप बहुत अच्छे से पहले पढ़ सकते हैं। उसके बाद धीरे धीरे करके चीज़ों को जो है मेकअप करते करते और पूरा सिलेबस को आप कवर कर सकते हैं। ठीक है, तो इसको आपको ध्यान रखना है। सीबीटी 2 में आप देखेंगे कि यहाँ पे हम लोगों को 4 के क्वेश्चन जो होता है सीबीटी 2 के लिए ये आपको कराया जाएगा। ठीक है, जो आरआरबी जेई नेविगेटर के नाम से रहेगा, क्योंकि सीबीटी 1 के लिए भी ये नेविगेटर गेट एकेडमी ने लॉन्च किया था। तो हम लोगों ने क्या देखा था कि जो भी स्टूडेंट ने इसको किया है वो बहुत बेहतरीन तरीके से एग्ज़ाम में करके आए हैं। ठीक है, तो सीबीटी 1 का जो नेविगेटर था वो बहुत हेल्पफुल रहा है, और ये जो बात आती है किसकी है, सीबीटी 2 का नेविगेटर का। ठीक है, इसमें आपको एमसीक्यू क्वेश्चंस देखने को मिलेंगे, प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस देखने को मिलेंगे। वेट मिनट, एमसीक्यू क्वेश्चन, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन, और इसका प्राइस देखिए मात्र 333 रुपीज़ में ये सारी चीज़ें आपको अवेलेबल है। उसके बाद ये मैकेनिकल का ई बुक, मतलब जितने सारे आप 4 ईयर में जितने भी 8 सेमेस्टर तक जो वो सारे सब्जेक्ट, कॉन्सेप्ट हो सकता है, थ्योरी हो सकता है, फॉर्मूला हो सकता है, कॉन्सेप्ट, थ्योरी, फॉर्मूला, ये सारे सब्जेक्ट जो है पूरे सब्जेक्ट जो है फुल कॉन्सेप्ट, थ्योरी एंड फार्मूला के साथ आपको 222 रुपीज़ में अवेलेबल है। 222 रुपीज़ में अवेलेबल है। जो कौन कौन से एग्जाम के लिए यूज़फुल है, गेट के लिए, ईएससी के लिए, पब्लिक सेक्टर के लिए, एसएससी के लिए, ये सभी कॉम्पिटिटिव एग्जाम के लिए क्या है, यूज़फुल है। इसको आपको क्या करना है, ध्यान रखना है। ठीक है, तो ये आपको अवॉइड करना है। नाउ द नेक्स्ट क्वेश्चन, आज का क्लास का फर्स्ट क्वेश्चन, इस सिस्टम इज सेड टू बी थर्मोडायनेमिक इक्विलिब्रियम। अब इसमें जो चीजें हैं उसको ध्यान से सुनिएगा, जो मैं यहाँ पर चीजें बता रहा हूँ। देखिए, थर्मोडायनेमिक सिस्टम, थर्मोडायनेमिक इक्विलिब्रियम, थर्मोडायनेमिक सिस्टम, यहाँ पर आपको पजल्ड नहीं होना है। बस जो चीज यहाँ पर कॉन्सेप्ट में बता रहा हूँ उसको ध्यान रखना। देखिए, थर्मोडायनेमिक इक्विलिब्रियम जो होता है, थर्मोडायनेमिक इक्विलिब्रियम, ठीक है। अब ये थर्मोडायनेमिक इक्विलिब्रियम जो होता है वो 3 टाइप का होता है। सबसे पहला थर्मोडायनेमिक इक्विलिब्रियम जो होता है 3 टाइप का होता है। सबसे पहला केमिकल इक्विलिब्रियम, केमिकल केमिकल इक्विलिब्रियम। सेकंड जो होगा वो होगा मैकेनिकल, और थर्ड जो इक्विलिब्रियम होगा वो होगा थर्मल। ठीक है, ये 3 चीजें हैं बस। अब आपको क्वेश्चन पूछता है कि थर्मल इक्विलिब्रियम, अब तीनों का मतलब समझते हैं। जैसे कि अगर केमिकल इक्विलिब्रियम क्या बोलता है कि ए प्लस बी मिलकर अगर सी बनाते हैं तो सी भी बी प्लस ए बनाए। मतलब देखिए, वाटर जो होता है केमिकल इक्विलिब्रियम को फॉलो करता है। H2O मिलकर 2H+O माइनस बनाते हैं, वैसे ही 2H+O माइनस मिलकर क्या बनाएंगे, H2O। ठीक है, तो ये चीजें पॉसिबल है। कॉन्सेप्ट को समझिएगा, ये केमिकल इक्विलिब्रियम पॉसिबल। मैकेनिकल इक्विलिब्रियम मतलब एवरी एक्शन इक्वल एंड अपोजिट रिएक्शन। जैसे कि अभी हम बैठे होंगे, जैसे बैठे हैं तो जितना वेट हम स्टूल पे लगा रहे हैं उतना वेट स्टूल भी हम उतना उतना फोर्स स्टूल भी हमारे ऊपर लगा रहा होगा, तभी हम बैठे। न्यूटन्स थर्ड लॉ, अगर एक का भी फोर्स ज़्यादा हुआ, एक का भी
फोर्स कम हुआ या तो उठ जाएगा या नीचे गिर जाएगा। तो ये भी पॉसिबल है, क्योंकि जो चीज़ों को आप जहाँ रखते हो वहाँ पर रखा जाता है। मेन मसला होता है थर्मल इक्विलिब्रियम का। ये थर्मल इक्विलिब्रियम का ये बोलता है कि अगर सपोज सिस्टम है, ये कोई सिस्टम है, सपोज सपोज ये कोई सिस्टम है और इसको छोड़ के बाकी सारी चीज़ें क्या है, सराउंडिंग। तो सिस्टम का टेम्परेचर और सराउंडिंग का टेम्परेचर सेम होना चाहिए बोलता है। ये पॉसिबल कभी भी नहीं हो सकता। सपोज ये मेरा मार्कर है, मैं बताया कि अगर मैं मार्कर जिसके बारे में बात कर रहा हूँ मेरा सिस्टम, उसको छोड़ के बाकी सारी चीज़ें सराउंडिंग, तो क्या मार्कर का जो टेम्परेचर है वो मेरा टेम्परेचर, स्टूल का टेम्परेचर, ब्लैक बोर्ड का टेम्परेचर, लैपटॉप का टेम्परेचर सेम होगा क्या? नहीं होगा। समझ में आ गया? वेरिएशंस होते हैं सभी के टेम्परेचर में, इसीलिए सिस्टम और सराउंडिंग का टेम्परेचर कभी नहीं होता। इसीलिए ये जो थर्मल इक्विलिब्रियम है ना, ये पॉसिबल नहीं है, इसको ध्यान रखना। थर्मल इक्विलिब्रियम पॉसिबल नहीं है। अगर कोई प्रोसेस अगर कोई प्रोसेस जो होता है यहाँ से यहाँ जाना है, किसी प्रोसेस को यहाँ से जाना है, तो इसमें दो कंडीशन होंगे, या तो रिवर्सिबल प्रोसेस से जाएगा या तो इरिवर्सिबल प्रोसेस से जाएगा। ठीक है, या तो रिवर्सिबल प्रोसेस से जाएगा या तो इरिवर्सिबल प्रोसेस से ये जाएगा। अगर ये प्रोसेस 1 to 2 1 to 2 अगर ये प्रोसेस 1 to 2 रिवर्सिबल प्रोसेस से गया, तो इसके हर एक पॉइंट पे जो स्टेट बनेंगे वो तीनों इक्विलिब्रियम को फॉलो करेंगे। समझ में आएगा क्या? इसीलिए बोला जाता है कि रिवर्सिबल प्रोसेस पॉसिबल कभी नहीं हो सकता, सिर्फ और सिर्फ थर्मल इक्विलिब्रियम के कारण। लेकिन यही डॉटेड बने, यही प्रोसेस यहाँ से यहाँ तक डॉटेड बने, इसका कहने का मतलब ये होता है कि तीनों प्रोसेस में अगर केमिकल फॉलो कर रहा है तो थर्मल मैकेनिकल फॉलो नहीं कर रहा होगा, मैकेनिकल फॉलो कर रहा है तो केमिकल थर्मल नहीं फॉलो करेगा, मतलब इरिवर्सिबल प्रोसेस। इरिवर्सिबल प्रोसेस में ये तीनों इक्विलिब्रियम फॉलो नहीं करते, या फिर कोई एक भी इक्विलिब्रियम फॉलो नहीं करेगा, वो भी प्रोसेस इरिवर्सिबल हो जाएगा। इसीलिए बोला जाता है कि जो वर्ड है, जितने भी प्रोसेस होते हैं सभी कौन से प्रोसेस होते हैं? इरिवर्सिबल प्रोसेस होते हैं इस दुनिया में। इसको आपको ध्यान रखना है। इस पूरी दुनिया में जितने भी सारे प्रोसेस होते हैं क्या होते हैं? वो इरिवर्सिबल प्रोसेस होते हैं। इसको आपको ध्यान रखना है। वेरी इंपॉर्टेंट थिंग्स आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से। ठीक है, वेरी इंपॉर्टेंट। ये थर्मल इक्विलिब्रियम, थर्मोडायनेमिक इक्विलिब्रियम, ये सारी चीजों को आपको क्या करना है? ध्यान रखना है। ठीक, अब देखिए यहाँ पे क्वेश्चन हमको क्या पूछा है? थर्मल इक्विलिब्रियम बोल देगा मतलब सिस्टम सराउंडिंग का टेम्परेचर सेम, और थर्मोडायनेमिक इक्विलिब्रियम बोल देगा तो मतलब क्या हो जाता है? ये तीनों इक्विलिब्रियम में आ जाएगा। कौन कौन सा? केमिकल, मैकेनिकल और थर्मल। तो इसका जो आंसर होगा क्या हो जाएगा? थर्मल, केमिकल एंड मैकेनिकल, ये सारे इक्विलिब्रियम है जो पॉसिबल नहीं है। मैकेनिकल, थर्मल पॉसिबल नहीं है, केमिकल मैकेनिकल क्या है? पॉसिबल है। तो थर्मोडायनेमिक इक्विलिब्रियम कहने का मतलब सिर्फ और सिर्फ क्या होता है? यही होता है, ये तीन चीजें। नाउ द नेक्स्ट वन, ए कंट्रोल वॉल्यूम इन अ थर्मोडायनेमिक सिस्टम। देखिए कई बार मैंने बताया है सिस्टम से क्वेश्चन आएगा, इतना घुमा घुमा के क्वेश्चंस देगा कि आप जो है जान के भी गलत कर देगी। इसीलिए सिस्टम से जितने भी क्वेश्चंस आ सकते हैं उन सारे क्वेश्चंस को मैंने यहाँ पर बताया है। जितने भी टाइप के क्वेश्चंस इसमें बन सकते हैं, ठीक है, जितने भी टाइप के क्वेश्चन बन सकते हैं। देखिए तीन टाइप के सिस्टम, पहला ओपन, दूसरा क्लोज्ड, तीसरा आइसोलेटेड। ओपन, क्लोज, आइसोलेटेड। ठीक है, ओपन, क्लोज, आइसोलेटेड। ओपन सिस्टम कहने का मतलब क्या होता है? जिसमें सिस्टम और सराउंडिंग के बीच में, देखिए सारी चीजें आपको पता है, बस यहाँ पर मैं ब्रीफली आपको सारी चीजें बताऊंगा। ठीक है, मास और एनर्जी दोनों का इंटरेक्शन होगा, राइट, मतलब दोनों का इंटरेक्शन होगा कहाँ कहाँ पे? सिस्टम और सराउंडिंग के बीच में, सिस्टम और सराउंडिंग के बीच में। ठीक है, इसको ध्यान रखेंगे ये इंटरेक्शन। अगर मैं बोलूं क्लोज सिस्टम का, तो इसमें आपको ध्यान रखना है ओनली मास का इंटरेक्शन होगा, ओनली मास का इंटरेक्शन नहीं होगा, बट एनर्जी का इंटरेक्शन क्या होगा? होगा। ठीक है, आइसोलेटेड सिस्टम में ना ही मास का इंटरेक्शन होगा और ना ही एनर्जी का इंटरेक्शन होगा।
इसको आपको ध्यान रखना है। अब चूंकि यहाँ पे देखिए वेरी इंपॉर्टेंट चीज, अगर हम ये बोले कि भैया मास है यहाँ पे, मास इक्वल है यहाँ पे, ठीक है, लेकिन मास एनर्जी दोनों फ्लो हो रहा है ना, इसलिए इस सिस्टम को बोलते हैं हम लोग क्या, कंट्रोल वॉल्यूम सिस्टम। कंट्रोल वॉल्यूम सिस्टम या फिर क्वांटिटी रीजन इन स्पेस भी बोलते हैं इसको, रीजन इन स्पेस भी बोलते हैं। इसको ध्यान रखेंगे। क्लोज्ड सिस्टम, अगर मैं बात करूं इस क्लोज्ड सिस्टम की, तो ये जो क्लोज्ड सिस्टम है, ठीक है, क्लोज्ड सिस्टम है, इसको हम लोग क्या बोलते हैं, कंट्रोल, देखो मास का तो ट्रांसफर नहीं हो रहा है, तो इसको हम लोग क्या बोलते हैं, कंट्रोल्ड मास सिस्टम। और इसको हम लोग क्या बोलते हैं, क्वांटिटी ऑफ मैटर, इसको हम लोग क्या बोलते हैं, क्वांटिटी ऑफ मैटर और रीजन इन स्पेस, इसको हमको ध्यान रखना है, ठीक है। अब देखिए चीजें आइसोलेटेड है, आइसोलेटेड कहने का मतलब मास का भी इंटरेक्शन नहीं होगा और एनर्जी का भी इंटरेक्शन सिस्टम सराउंडिंग के बीच में नहीं होता है। जो चीजें यहाँ पर बता रहा हूँ बाबू, उसको ध्यान रखना, क्वेश्चन यहीं से आएगा। आइसोलेटेड सिस्टम मतलब, इसका एग्जाम्पल थर्मस, याद रखना इसको, थर्मस, इसको याद रखना, ठीक है। बाकी ये सारी चीजें मैं आपको बता दिया, इसमें कुछ भी आ सकता है। तो अगर कंट्रोल वॉल्यूम बोला है, मतलब देख लीजिए फिक्स्ड रीजन इन द स्पेस, ये तो होगा नहीं, ये भी नहीं होगा, और क्या हो जाएगा, ये भी नहीं होगा, ट्रांसफर ऑफ एनर्जी अक्रॉस द बाउंड्री, ये भी नहीं होगा। तो इसको आपको क्या करना है, ध्यान रखना है, वेरी इंपॉर्टेंट थिंग्स। नाउ द नेक्स्ट वन, डीजल साइकिल कंसिस्ट ऑफ द फॉलोइंग फोर प्रोसेसेस। डीजल साइकिल कंसिस्ट ऑफ फॉलोइंग फोर प्रोसेसेस। डीजल साइकिल कंसिस्ट ऑफ फॉलोइंग फोर प्रोसेसेस, ठीक है। डीजल साइकिल कंसिस्ट ऑफ फॉलोइंग फोर प्रोसेसेस। देखिए अब ये क्वेश्चन आ गया, ये क्या है ना, थर्मोडायनेमिक्स का एप्लीकेशन पार्ट का क्वेश्चन है। ये क्वेश्चन एक बार आया था, थर्मोडायनेमिक्स के एप्लीकेशन पार्ट का क्वेश्चन है। मैकेनिकल वाले तो इसको इजीली हैंडल कर लेंगे, लेकिन देखो अब इसमें किस किस टाइप के क्वेश्चन आ सकते हैं। ये तीन टाइप के साइकिल होते हैं, ऑटो साइकिल, ठीक है, इसको ध्यान सुनना। इसका अगर मैं पीवी डायग्राम बनाऊं ऑटो साइकिल का, तो कुछ ऐसा बनता है, ये 1 2 3 4, ठीक है, मतलब P और V, ये जो ऑटो साइकिल है, ये दो आइसेंट्रोपिक और दो कांस्टेंट प्रेशर प्रोसेस पे वर्क करते हैं। दो आइसेंट्रोपिक और दो कांस्टेंट प्रेशर प्रोसेस पे वर्क करता है, बस इसमें इतना ही आपको ध्यान करना है। दूसरा चीज क्योंकि इसके ज़्यादा नहीं आएगा, डीजल साइकिल, ऑटो साइकिल और क्या होता है, डीजल साइकिल। अब ये जो डीजल साइकिल है, डीजल साइकिल, ठीक है। अब डीजल साइकिल में क्या होता है, एक कांस्टेंट वॉल्यूम, एक क्या हो जाएगा, एक कांस्टेंट वॉल्यूम, एक कांस्टेंट प्रेशर, और इसमें याद रखना दो आइसेंट्रोपिक, ठीक है, इसको ध्यान रखना बस, ठीक है। एक कांस्टेंट वॉल्यूम, एक कांस्टेंट प्रेशर और दो क्या है, कांस्टेंट वॉल्यूम। इसको आपको ध्यान रखना है, वेरी इंपॉर्टेंट थिंग्स, ठीक है, इसको आपको ध्यान रखना है। ये हो गया ऑटो साइकिल, डीजल साइकिल। और तीसरा चीज होता है ड्यूल साइकिल। अब ये ड्यूल साइकिल क्या होता है कि ये पीवी डायग्राम अगर मैं इसका बनाऊं, पीवी डायग्राम तो कुछ इस टाइप से होता है, ये ऐसे, ये ऐसे, 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 और ये ऐसे, 1 2 3 4 5, मतलब वन कांस्टेंट वॉल्यूम, वन कांस्टेंट प्रेशर,
और इसमें क्या हो जाएगा, वन कांस्टेंट वॉल्यूम, सॉरी, टू कांस्टेंट वॉल्यूम, टू आइसेंट्रोपिक, टू आइसेंट्रोपिक, टू कांस्टेंट वॉल्यूम, वन कांस्टेंट प्रेशर एंड टू आइसेंट्रोपिक प्रोसेस पे क्या करता है, ये वर्क करता है। इसको आपको क्या करना है, ध्यान रखना है। ऑटो साइकिल, डीजल साइकिल, क्या हो जाएगा, ड्यूल साइकिल। ठीक है, वेरी इंपॉर्टेंट आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से। अब यहाँ पे ये तीनों चीज़ें आपके ध्यान में रहना चाहिए दिमाग में। ठीक है, ये तीनों चीज़ें आपके दिमाग में, ये एप्लीकेशन पार्ट है, सिर्फ एप्लीकेशन पार्ट में इतना ही बस आएगा, इससे बाहर से नहीं आएगा। ठीक है, तो डीजल साइकिल फॉलोइंग फोर प्रोसेस में कौन कौन सा प्रोसेस हो सकता है, टू आइसोथर्मल, टू आइसेंट्रोपिक, टू आइसेंट्रोपिक, टू आइसेंट्रोपिक। अब देखो डीजल साइकिल बोल दिया ना, तो क्या होगा, टू आइसेंट्रोपिक, वन कांस्टेंट वॉल्यूम, कांस्टेंट प्रेशर, इसको ध्यान रखना। टू आइसोथर्मल एंड टू आइसेंट्रोपिक, ये तो होगा नहीं। टू आइसेंट्रोपिक, टू कांस्टेंट वॉल्यूम, ये कौन सा साइकिल होता है, ये होता है ऑटो साइकिल। ये कौन सा साइकिल होता है, ऑटो साइकिल। टू आइसेंट्रोपिक एंड टू कांस्टेंट प्रेशर, ये भी नहीं होगा। ठीक है, तो इसको आपको क्या करना है, ध्यान रखना है। इस टाइप के क्वेश्चंस भी एग्जाम में आएंगे, तो इसको आपको बनाना है। इंटरनल एनर्जी ऑफ द परफेक्ट गैस। अब ध्यान से सुनना कि इंटरनल एनर्जी किसका टेम्परेचर होता है, फंक्शन ऑफ टेम्परेचर ओनली। एंथैल्पी किसका टेम्परेचर, एंथैल्पी जो होता है किसका, फंक्शन ऑफ टेम्परेचर ओनली, ये होता है। तो ये दोनों चीज़ों को आपको ध्यान रखना है। अगर फंक्शन ऑफ टेम्परेचर एंट्रोपी बोलेगा, एंट्रोपी भी किसका फंक्शन है, टेम्परेचर और फिर हीट का, इसको ध्यान रखना। ये तीन चीज है, कुछ भी पूछ सकता है इसमें। ठीक है, अब यहाँ पे दूसरी चीज, अगर आपको, अब यहाँ पे दूसरी चीज, अगर आपको एंट्रोपी, सॉरी, इंटरनल एनर्जी सीवी dt होगा, और एंथैल्पी एच, मतलब क्या लिख रहा हूँ यहाँ पे, एंथैल्पी, इसको लिखिए आप, इसको क्या लिख सकते हो आप, एंथैल्पी, एंथैल्पी एच। और ये एस क्या है, एंट्रोपी, इसको ध्यान रखिएगा। एंट्रोपी, यू क्या है यहाँ पे, इंटरनल एनर्जी, यू क्या है आपका, इंटरनल एनर्जी। ठीक है, एंथैल्पी एच इजिकल टू क्या होता है, सी पी डी टी। ठीक है, एंथैल्पी क्या है यहाँ पे, सी पी डी टी, तो इसको आपको ध्यान रखना है। तो इंटरनल एनर्जी ऑफ ए परफेक्ट गैस डिपेंड अपॉन, इंटरनल एनर्जी ऑफ ए परफेक्ट गैस डिपेंड अपॉन, internal energy of a perfect gas depend upon temperature and volume, temperature, specific heat and entropy, volume and pressure, temperature only। ठीक है, तो इसको आपको ध्यान रखना है, टेम्परेचर, स्पेसिफिक हीट एंड दी एंट्रोपी, टेम्परेचर। तो ये भी नहीं होगा, ये भी नहीं होगा, ये भी नहीं होगा, किसके ऊपर डिपेंड करता है, ओनली एंड ओनली टेम्परेचर के ऊपर डिपेंड करता है, तो इसको आपको ध्यान रखना है। इन ए पॉलीट्रॉपिक प्रोसेस इफ द वैल्यू ऑफ n इक्वल टू 1 देन द प्रोसेस विल बी, देखिए पॉलीट्रॉपिक प्रोसेस में क्या होता है, पीवी टू द पावर n इज इक्वल टू सी। ठीक है, अब पॉलीट्रॉपिक प्रोसेस में अगर n की जगह, बहुत सारी चीजें, इसको ध्यान रखें, अगर n की वैल्यू 1 हो गई, सबसे पहले n की वैल्यू 0 रख के देखते हैं क्या आएगा। अगर pv टू द पावर 0 इज इक्वल टू सी, तो p इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, c होगा। तो p इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, c हो जाएगा। अगर pv टू दी पावर n इज इक्वल टू सी, तो ये क्या हो जाएगा, इसको देखो, p इज इक्वल टू सी हो गया, मतलब ये कौन सा प्रोसेस होता है, कांस्टेंट प्रेशर प्रोसेस, कांस्टेंट प्रेशर प्रोसेस। इसी को हम लोग क्या बोलते हैं, आइसोबोरिक प्रोसेस, आइसोबोरिक प्रोसेस। ठीक है, pv टू दी पावर n इज इक्वल टू सी, ये क्या होता है, पॉलीट्रॉपिक प्रोसेस, ये क्या होता है, पॉलीट्रॉपिक प्रोसेस। ठीक है, अब यहाँ पर देखिए पीवी, अब v की वैल्यू, n की वैल्यू को इन्फिनिटी कर दो, n की वैल्यू को इन्फिनिटी, देखो कुछ भी आ सकता है, n की वैल्यू को इन्फिनिटी करोगे तो pv टू दी पावर क्या हो जाएगा, v की पावर क्या हो जाएगा, c, है ना, इसको ध्यान रखोगे। अगर pv टू दी पावर इन्फिनिटी इज इक्वल टू सी करोगे तो यही तो होगा। और यहाँ पर v इज इक्वल टू सी, ये हो जाने के बाद इसको हम लोग क्या बोलते हैं, आइसोबोरिक पॉलीट्रॉपिक कांस्टेंट प्रेशर प्रोसेस, इसको हम लोग क्या बोलते हैं,
कांस्टेंट प्रेशर प्रोसेस और कांस्टेंट वॉल्यूम प्रोसेस बोलते हैं इसको, कांस्टेंट वॉल्यूम प्रोसेस। और इसी को कांस्टेंट जो वॉल्यूम है इसी को हम लोग क्या बोलते हैं, आइसोकोरिक प्रोसेस। इसी को हम लोग क्या बोलते हैं, आइसोकोरिक प्रोसेस। ठीक है, तो इसको आपको ध्यान रखना है, इसको हम क्या बोलते हैं, आइसोकोरिक, ये कांस्टेंट वॉल्यूम या आइसोकोरिक। नेक्स्ट थिंग हम यहाँ पर देखते हैं, पीवी टू दी पावर, अगर n की वैल्यू को अगर हम गामा कर दे तो पीवी टू दी पावर गामा इज इक्वल टू सी, इसी को हम लोग क्या बोलते हैं, एडियाबेटिक, एडियाबेटिक प्रोसेस। ठीक है, तो इसको ध्यान रखना, पीवी टू दी पावर गामा इज इक्वल टू सी, इसी को हम लोग क्या बोलते हैं, एडियाबेटिक प्रोसेस। तो इन ए पॉलीट्रॉपिक प्रोसेस इफ द वैल्यू ऑफ n इज इक्वल टू 1 देन द प्रोसेस क्या हो जाएगा, यहाँ पे रिवर्सिबल होगा क्या, कि आइसोथर्मल होगा क्या, इरिवर्सिबल होगा क्या, कि एडियाबेटिक होगा। तो इसको आपको ध्यान रखना है, पॉलीट्रॉपिक प्रोसेस में अगर अगर n इज इक्वल टू 1 है तो प्रोसेस कौन सा होगा, तो इसको ध्यान रखना, ये जो प्रोसेस होगा ये आइसोथर्मल होगा। एडियाबेटिक के लिए n की वैल्यू गामा होगी। इरिवर्सिबल प्रोसेस कौन सा प्रोसेस होता है, देखो इरिवर्सिबल प्रोसेस के बारे में बात किया, मतलब जो तीनों इक्विलिब्रियम को फॉलो नहीं करता है उसी को हम लोग क्या बोलते हैं, इरिवर्सिबल प्रोसेस बोलते हैं ना। रिवर्सिबल प्रोसेस मतलब जो तीनों इक्विलिब्रियम को फॉलो करता है, कौन सा, मैकेनिकल, केमिकल और थर्मल, MCT ऐसे करके आपको ध्यान रखना है। वेरी इंपॉर्टेंट चीज आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से, यहाँ से क्वेश्चन किसी न किसी तरीके से कहीं न कहीं से आपको देखने को एग्जाम में मिलते हैं, तो इसको आपको क्या करना है, ध्यान रखना है, वेरी इंपॉर्टेंट चीज। नाउ द नेक्स्ट थिंग, which of the following state that the volume of gases is inversely proportional to the pressure of gas, which of the following state that the volume of gas is inversely proportional to the pressure of gas। देखिए कुछ कुछ गैसेस लॉ, जैसे बॉयल्स लॉ, बॉयल्स लॉ क्या बोलता है, पीवी ये हो जाएगा ये एट कांस्टेंट टेम्परेचर। ठीक है, एक होता है ये देखो गेलुसेक लॉ, प्रेशर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू टेम्परेचर एट कांस्टेंट वॉल्यूम। चार्ल्स लॉ क्या बोलता है, प्रेशर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू वॉल्यूम, प्रेशर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू वॉल्यूम एट क्या, कांस्टेंट टेम्परेचर। ठीक है, प्रेशर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू वॉल्यूम एट कांस्टेंट टेम्परेचर, टेम्परेचर कांस्टेंट। ठीक है, एवोगेड्रो में क्या होता है, एवोगेड्रो में होता है वॉल्यूम जो होगा वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू नंबर ऑफ मोल के होगा। वॉल्यूम इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, वॉल्यूम इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू नंबर ऑफ क्या हो जाएगा, मोल के। ठीक है, तो ये सारी चीज़ों को आपको ध्यान रखना है, वेरी इंपॉर्टेंट थिंग्स आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से। ठीक है, ये है, तो यहाँ पर आंसर क्या हो जाएगा, बॉयल्स लॉ होगा क्या, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेट दैट द वॉल्यूम ऑफ गैस इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द प्रेशर, तो बॉयल्स लॉ विल बी द करेक्ट आंसर। ये गलत, ये गलत, ये गलत, सब गलत। नेक्स्ट, ब्लैंक इज ए नॉट ए प्रॉपर्टी ऑफ ए सिस्टम। अब यहाँ पे जब सिस्टम की प्रॉपर्टी आएगी, याद रखिएगा प्रॉपर्टीज, इसको थोड़ा सा इलेबरेट करता हूँ मैं। यहाँ से प्रॉपर्टी से जो यहाँ पर पढ़ा रहा हूँ इससे बाहर से आपको कुछ चीज देखने को नहीं मिलेगी। सिस्टम की प्रॉपर्टीज, सिस्टम की प्रॉपर्टीज, सिस्टम की प्रॉपर्टीज क्या होती है, सिस्टम की प्रॉपर्टी कई प्रकार की होगी। सिस्टम की प्रॉपर्टी कई प्रकार की होती है। सबसे पहली प्रॉपर्टी होती है सिस्टम की इनटेंसिव, और दूसरी प्रॉपर्टी होती है, इसको ध्यान रखेंगे, एक्सटेंसिव। और इसमें जितना पढ़ा रहा हूँ उतना ही ध्यान रखना, उससे बाहर से आपको एक भी क्वेश्चन जो होता है देखने को नहीं मिलेगा।
ठीक है, ये है इंटेंसिव प्रॉपर्टी और ये क्या है आपका एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी। ठीक है, तो इसको ध्यान रखें। इंटेंसिव प्रॉपर्टी कहने का मतलब क्या होता है, जो मास और साइज दोनों पे डिपेंड नहीं करता। और एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी कहने का मतलब क्या होता है, जो मास पे भी डिपेंड करेगा और सिस्टम के साइज पे भी डिपेंड करेगा। ठीक है, अब इंटेंसिव प्रॉपर्टी एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी कौन कौन सा इसको लिख रहा हूँ, इसको एक एक करके आपको ध्यान रखना। इंटेंसिव प्रॉपर्टी, इंटेंसिव प्रॉपर्टी, प्रेशर है, टेम्परेचर, ठीक है, उसके बाद डेंसिटी, उसके बाद विस्कोसिटी, ठीक है, इसके बाद थर्मल कंडक्टिविटी। जो जो बोल रहा हूँ उसको ध्यान रखेंगे भैया ना, ये नहीं कि PKL लिख दिया बाद में तुमको समझ ही नहीं आया क्या क्या है। P फॉर प्रेशर, टेम्परेचर, डेंसिटी, ये विस्कोसिटी है, म्यू म्यू बनाया होना यहाँ पे म्यू, विस्कोसिटी, के क्या है यहाँ पे थर्मल कंडक्टिविटी। ठीक है, इसको ध्यान रखना। अब इसके लिए एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी के लिए भैया क्या क्या हो जाएगा, तो इसके लिए हो जाएगा एनर्जी ई। ठीक है, इसके लिए हो जाएगा एनर्जी ई, और क्या हो जाएगा वॉल्यूम, ये हो गया एनर्जी हो गया, वॉल्यूम हो गया, एंथैल्पी एंट्रोपी, एंथैल्पी हो गया, और क्या हो जाएगा यहाँ पे एंट्रोपी हो गया। और सभी टाइप के एनर्जी जैसे पोटेंशियल एनर्जी हो गया, ग्रेविटेशनल एनर्जी हो जाएगा, काइनेटिक एनर्जी होगा, ये सभी टाइप के जो एनर्जी होते हैं ये इसमें इंपॉर्टेंट है। ठीक है, एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी में तो दो टाइप का होता है, दोनों टाइप को ध्यान रखना। कोई भी क्वेश्चन आएगा, अब बोलेगा भैया हीट कौन सा एंट्रोपी, तो हीट एंड वर्क ये कोई सिस्टम की प्रॉपर्टी नहीं है, इसको ध्यान रखना, सिस्टम की प्रॉपर्टी नहीं है। ठीक है, प्रॉपर्टी मतलब क्या होता है, कैरेक्टरिस्टिक ऑफ द सिस्टम। ठीक है, कैरेक्टरिस्टिक ऑफ द सिस्टम, उसी को हम लोग क्या बोलते हैं सिस्टम की प्रॉपर्टी। अब एक चीज और, जैसे कि कोई ये है, अब इसमें गैस फिल है, इसका कुछ स्मेल भी होगा, इसका टेस्ट भी होगा क्या कुछ, ठीक है, स्मेल भी होगा, टेस्ट भी होगा इसका कुछ। तो देखिए, और कलर भी हो सकता है क्योंकि कुछ कलर हो इसका। तो क्या ऐसा मैं बोल सकता हूँ क्या कि इसको नंबर में दे सकता हूँ क्या कि एक कलर दो कलर, समझ में आता है कि जैसे अगर मैं बोलूँ दो प्रेशर, दो बार प्रेशर, तीन बार प्रेशर, मतलब दिमाग में आता है कि हाँ इतना है करके। ठीक है, लेकिन लेकिन अगर मैं बोलूँ कि गैस स्मॉल टेस्ट और कलर में, स्मॉल टेस्ट कलर में, ये सिस्टम की कैरेक्टरिस्टिक तो है बट प्रॉपर्टी नहीं है। तो प्रॉपर्टीज क्या है, जैसे प्रेशर हो गया, टेम्परेचर हो गया, थर्मल कंडक्टिव, विस्कोसिटी, डेंसिटी, ये सारी चीज़ें क्या है सिस्टम की प्रॉपर्टी होते हैं, जिसको हम नंबर फॉर्म में डिफाइन कर सकते हैं, जिसको हम क्या कर सकते हैं नंबर फॉर्म में क्या कर सकते हैं डिफाइन कर सकते हैं। तो इसको ध्यान रखना, वेरी इंपॉर्टेंट चीज़ आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से, जिसको न्यूमेरिकल नंबर हम प्रोवाइड कर सकते हैं। ठीक है, तो इसमें क्या हो जाएगा, blank is not a property of system, blank is not a property of a system, तो ये क्या हो जाएगा blank is not a property of system। तो स्पेसिफिक वॉल्यूम, मैं पहले ही बोला था क्या हीट सिस्टम की प्रॉपर्टी नहीं, यही आंसर होगा क्या, टेम्परेचर, स्पेसिफिक वॉल्यूम, प्रेशर, ये सारे क्या है सिस्टम की प्रॉपर्टी होते हैं। अब एक चीज़ और यहाँ पे देखिए, अगर किसी भी टर्म का स्पेसिफिक जुड़ जाता है, जैसे स्पेसिफिक हीट, अगर स्पेसिफिक जुड़ गया तो समझ जाना क्या है वो इंटेंसिव प्रॉपर्टी। जैसे स्पेसिफिक एनर्जी वो कौन सा है इंटेंसिव प्रॉपर्टी होता है, वो क्या होता है इंटेंसिव प्रॉपर्टी। ठीक है, तो
ये सारी चीज़ों को आपको क्या करना है, ध्यान रखना है। क्वेश्चन जो होता है इसी टाइप के आपको लपेटेगा क्वेश्चन, ठीक है। नाउ द नेक्स्ट चीज, आइसोपिस्टिक प्रोसेस। मैंने आपको बताया है कई टाइप के प्रोसेस में सबसे पहला पॉलीट्रॉपिक प्रोसेस है ना, इसको ध्यान सुने। पॉलीट्रॉपिक प्रोसेस को पीवी टू द पावर एन इज इक्वल टू सी बोलते हैं। पॉलीट्रॉपिक प्रोसेस में क्या होता है, हीट ट्रांसफर होता है, हीट ट्रांसफर होगा, ठीक है, और वर्क डन भी मिलता है। दूसरा प्रोसेस हमारा होता है एडियाबेटिक, ध्यान सुनिएंगे, एडियाबेटिक। अब इस एडियाबेटिक में पीवी टू द पावर गामा इज इक्वल टू सी में हीट का जो ट्रांसफर होता है वो नहीं होता, हीट का ट्रांसफर क्या होता है, वो नहीं होता, इसको ध्यान रखें। थर्ड, पीवी टू द पावर सी, ये क्या होता है, ये आइसोथर्मल प्रोसेस, ठीक है। पीवी टू द पावर सी इज इक्वल टू क्या है, ये आइसोथर्मल प्रोसेस है। फोर्थ, पीवी टू द पावर सी इज इक्वल टू आइसोथर्मल, देन पी इज इक्वल टू सी, ये क्या होता है, कांस्टेंट प्रेशर, ये क्या होता है, कांस्टेंट प्रेशर। उसके बाद फिफ्थ अगर मैं बात करूं, पी वी इज इक्वल टू सी, इसको हम लोग क्या बोलते हैं, कांस्टेंट वॉल्यूम। अब सारा का सारा खेल कांस्टेंट वॉल्यूम और कांस्टेंट प्रेशर का है। ये सारी चीजें हो गई थी। अब ध्यान से सुनना जो चीज मैं बता रहा हूँ यहाँ, इसको आइसोबोरिक बोलते हैं और इसी को आइसोपिस्टिक भी बोलते हैं, ठीक है। और V इज इक्वल टू सी, इसको हम लोग क्या बोलते हैं, आइसोमेट्रिक, आइसोकोरिक, ठीक है, और कांस्टेंट वॉल्यूम, इसको ध्यान रखेंगे। ये आइसोथर्मल प्रोसेस को हम लोग हाइपरबोलिक प्रोसेस भी बोलते हैं, हाइपरबोलिक। इसको लिख ले रहा ना बाबू, हाइपरबोलिक, समझ में नहीं आ रहा होगा ना, इसको लिख लेना। इसको हम लोग क्या बोलते हैं, हाइपरबोलिक प्रोसेस बोलते हैं, ठीक है। तो आइसोपिस्टिक प्रोसेस कहने का मतलब क्या होता है, कांस्टेंट प्रेशर प्रोसेस। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ से। नाउ द नेक्स्ट वन, एंड इन रिवर्सिबल आइसोथर्मल प्रोसेस आइडियल गैस इज जीरो। देखिए आइसोथर्मल प्रोसेस बोल दिए तो क्या जीरो होगा, आइसोथर्मल प्रोसेस। देखिए आइसोथर्मल प्रोसेस में देखिए इंटरनल एनर्जी जीरो बोला तो इंटरनल एनर्जी इज फंक्शन ऑफ टेम्परेचर, ठीक है। हीट ट्रांसफर, वर्क ट्रांसफर, एंट्रोपी, ये तो कुछ नहीं है, तो चेंज इन इंटरनल एनर्जी क्या हो जाएगा, उसमें जीरो हो जाएगा, ठीक है। चेंज इन इंटरनल एनर्जी क्या हो जाएगा, जीरो हो जाएगा। वेरी इंपॉर्टेंट चीज, इसको आपको ध्यान रखना है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, इसमें मैं आपको ऑलरेडी बता चुका हूँ कि इंटरनल एनर्जी जो होता है फंक्शन ऑफ टेम्परेचर का होता है, एंथैल्पी जो होता है फंक्शन ऑफ टेम्परेचर का होता है। अब एंट्रोपी अगर हमको बोल देगा एंट्रोपी इज ऑल्सो फंक्शन ऑफ टेम्परेचर, बट यहीं पे आपको पजल्ट करके पूछता है, अगर यहाँ पे अगर आपको पजल्ट करके पूछेगा कि भैया बताओ कि चेंज इन एंट्रोपी क्या होगा, चेंज इन एंट्रोपी क्या होगा, तो ये चेंज इन एंट्रोपी इज इक्वल टू क्या हो जाता है, जीरो होता है। तो चेंज इन एंट्रोपी किसके ऊपर डिपेंड करेगा, आपका टेम्परेचर के ऊपर ही डिपेंड करेगा, ठीक है। अब टेम्परेचर कांस्टेंट बोल दिया है तो चेंज इन एंट्रोपी टेम्परेचर, ठीक है, इसको ध्यान रखना। तो यहाँ पर देख लेते हैं, ए रिवर्सिबल आइसोथर्मल द आइडियल गैस इज जीरो, किसके लिए, चेंज इन एंटर चेंज इन इंटरनल एनर्जी के लिए, ठीक है, इसको ध्यान रखना। वर्क डन इन ए फ्री एक्सपांसन प्रोसेस, ठीक है। तो कुछ कुछ चीज़ें हैं, इसको हमको समझना है, कुछ कुछ चीज़ें इसको समझना है बेटा में। वर्क डन इन ए फ्री एक्सपांसन प्रोसेस। अब ये वर्क डन इन फ्री एक्सपांसन प्रोसेस क्या है, देखिए सपोज एक कंटेनर है,
सपोज ये कंटेनर है और यहाँ पर ना गैसेस फिल है, ये गैस है, ठीक है, कंटेनर है। जैसे ही अभी हम और ये वाला जो प्लेस है क्या है, इवेक्वेटेड है, इवेक्वेटेड। इवेक्वेटेड मतलब क्या होता है, जीरो मास। इवेक्वेटेड मतलब क्या होता है, जीरो मास है यहाँ, ठीक है। इवेक्वेटेड कहने का मतलब क्या होता है, जीरो मास है, ठीक। वर्क डन इन फ्री एक्सपांसन प्रोसेस में इवेक्वेटेड मतलब क्या हो जाएगा यहाँ पे, ये जीरो मास, इसको आपको ध्यान है, ठीक है। अब क्या होता है, जैसे हम लोग बीच से क्या करते हैं, इसको रप्चर कर देते हैं, बीच से हम लोग उसको रप्चर कर देते हैं, ये फ्लो होना चालू हो जाएगा, इधर फ्लो होना चालू हो जाएगा। फ्लो तो होगा लेकिन इसके अगेंस्ट में इसको कुछ चीज़ें मिलेंगी नहीं। ये फ्लो तो होगा लेकिन इसके अगेंस्ट में इसको कुछ चीज़ें रोकने वाला नहीं मिलेगी। इसी टाइप के एक्सपांसन को बोलते हैं क्या, फ्री एक्सपांसन। इसी टाइप के एक्सपांसन को क्या बोलते हैं, फ्री एक्सपांसन, ठीक है। तो इसको आपको ध्यान रखना है, इसी टाइप के एक्सपांसन को हम लोग क्या बोलते हैं, फ्री एक्सपांसन, है ना। एक्सपांसन अगेंस्ट दी वैक्यूम, इसको लिख लीजिए, फ्री एक्सपांसन मतलब एक्सपांसन अगेंस्ट द वैक्यूम। अब खुद सोचिए कि जब ये एक्सपांड कर रहा है, इसको एक्सपांसन दे रहा है, तो ये तो वो पॉसिबल नहीं है। जैसे आप कंसिडर कर लो कि उसको एक्सपांड कर रहा है, बस समझ में आ रहा है, और कोई रोकने वाला नहीं है, तो वर्क डन कहाँ से होगा, जब कुछ चीज़ें रजिस्ट ही नहीं कर रहा है तो वर्क डन तो नहीं होगा। तो इसीलिए इसमें वर्क डन क्या लेते हैं हम लोग, जीरो। वर्क डन इन फ्री एक्सपांशन प्रोसेस क्या होता है, जीरो। तो वेरी इंपॉर्टेंट प्रोसेस आपके एग्जाम के क्वेश्चन, आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से, तो इसको आपको ध्यान रखना है, ठीक है। तो वर्क डन इन फ्री एक्सपांशन प्रोसेस क्या होगा, जीरो, ठीक है। वेरी इंपॉर्टेंट चीज, इसको आपको ध्यान रखना है, ठीक है। ये हो गया आपका फ्री एक्सपांशन के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग इज द एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी। मैं आपको दो लिस्ट बताया था, इसको लिस्ट को हमेशा याद रखना, इंटेंसिव प्रॉपर्टी और एक्सटेंसिव। बताइए क्या होगा इसका आंसर, सोचिए क्या होगा इसका आंसर, मैं बताऊंगा नहीं, बताइए, सोचिए क्या होगा, इंटेंसिव प्रॉपर्टी, एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी। यहाँ पे मैं आपको इतना हेल्प कर सकता हूँ कि मैं आपको बस इतना बता सकता हूँ भैया कि यहाँ पे बस मैं इतना बता सकता हूँ भैया कि मास तो जो मास पे डिपेंड नहीं करेगा और सिस्टम के साइज के ऊपर डिपेंड नहीं करेगा। और ये क्या होगा, मास के ऊपर भी डिपेंड करता है और सिस्टम के साइज के ऊपर भी डिपेंड करेगा। मास के ऊपर भी डिपेंड करेगा और सिस्टम के साइज के ऊपर भी डिपेंड करेगा। एक्स्ट इंटेंसिव प्रॉपर्टी में ना ही ये मास के ऊपर डिपेंड करेगा, ना ही ये साइज, सिस्टम के साइज के ऊपर डिपेंड करेगा, तो इसको ध्यान रखना। इंटेंसिव प्रॉपर्टी कहने का मतलब क्या होता है, इंटेंसिव प्रॉपर्टी कहने का मतलब इंटेंसिव प्रॉपर्टी मतलब देखिए, प्रेशर, टेम्परेचर, ठीक है, ये हो गए इंटेंसिव प्रॉपर्टी सब। और यहाँ पे डेंसिटी, विस्कोसिटी, थर्मल कंडक्टिविटी। एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी मतलब क्या होता है, यहाँ पे एनर्जी, वॉल्यूम, ठीक है, सभी टाइप की एनर्जी, वॉल्यूम हो जाएगा, एनर्जी हो जाएगा, ठीक है। और यहाँ पर क्या हो जाएगा, वॉल्यूम एनर्जी के साथ साथ एंथैल्पी, एंट्रोपी, ये सारी क्या है, एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी है, तो इसको आपको ध्यान रखना है। तो विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज द एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी। एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी मतलब जो मास और सिस्टम के साइज के ऊपर डिपेंड करता है। तो ये जो है डेंसिटी तो नहीं होगा, प्रेशर भी नहीं होगा, टेम्परेचर में, तो क्या हो जाएगा, वॉल्यूम, वी फॉर वॉल्यूम विल बी द करेक्ट आंसर, ठीक है। इसको आपको ध्यान रखना है। हीट एंड वर्क आर, अब देखो हीट एंड वर्क आर, सिस्टम है, सिस्टम को छोड़ के बाकी सारी चीज़ें क्या होती है, सराउंडिंग, और ये क्या है, सिस्टम, ठीक है। तो सिस्टम और सराउंडिंग के बीच में क्या हो जाएगा,
जब तक वर्क डन बाउंड्री का इंटरेक्शन नहीं होगा तब तक जो होता है एक पाथ को फॉलो नहीं करता है। और हीट एंड वर्क क्या होता है, एक पाथ फंक्शन होता है। पाथ फंक्शन मतलब अगर यहाँ से यहाँ जाओगे तभी वर्क डन मिलेगा, बात समझ में आ गया, तभी वर्क डन आपको मिलेगा। मतलब किसी चीज़ को आप ढकेले तभी आपको वर्क डन मिलेगा, समझ में आ गया। या कंप्रेस किया तो कंप्रेस हो गया तभी आपको वर्क डन मिलेगा। तो इसको आपको क्या करना है, ध्यान रखना है, वेरी इंपॉर्टेंट चीज़ आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से। सो थैंक यू वेरी मच, विश यू ऑल दी वेरी बेस्ट। आज के क्लास के लिए हम इतना ही करते हैं।